नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आज अपना टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, कि जब भारत का संविधान निर्मित हुआ तो हमने किन किन देशों से भारतीय संविधान को निर्मित करने में सहयोग लिया, उसकी बात हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो हमारे 1935 के भारत शासन अधिनियम का रहता है। इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा और उनको पढ़ने के बाद उन्होंने मूलभूत संविधानों से कुछ स्रोत लिए जो भारतीय संविधान का आधार है। तो उनकी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन की, कि ब्रिटेन से हमारे देश में क्या व्यवस्था ली गई है। तो इसमें संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसकी बात अपने को यहाँ पर आज करनी है। कि जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो हमने ली है ब्रिटेन से, कि किस तरह से कानून बनेगा। तो कानून बनाने में जैसे हमें पता है, सबसे पहले कोई भी बिल है, सबसे पहले कोई बिल है जिसको हिंदी में कहते हैं विधेयक, उसे लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश कर दो। लोकसभा में पेश करने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा पारित होकर, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और जैसे प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देगा या हस्ताक्षर कर देगा वो कानून का रूप बन जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये हमने ली है ब्रिटेन से। इसके बाद हम बात करें संसदनात्मक शासन प्रणाली की, संसद के जो अंग हैं हमारे दो, संसद के जैसे 3 अंग की हम बात करें, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ पीपल नाम से 2 सदन है। तो ये प्रणाली भी हमने ली है ब्रिटेन से। इसके अलावा एकल नागरिकता, कि जो कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है, अगर वो किसी दूसरे देश में जाकर दूसरे देश की स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण करता है तो भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। यही व्यवस्था ब्रिटेन के अंदर भी है कि एक बार में एक व्यक्ति एक ही देश का नागरिक रह सकता है। तो ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके बाद हम बात करें अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की हम बात करें, हमें पता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जिसमें जो वर्णित है भाग 3 में, वो है मौलिक अधिकार, वो हमने लिए हैं अमेरिका से। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, किसी भी प्रक्रिया को कोर्ट में किस माध्यम से चैलेंज किया जाएगा वो न्यायिक पुनरावलोकन हमने लिया है अमेरिका से। इसके बाद बात करें संविधान की सर्वोच्चता, कि भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च हम बात करें, सबसे ऊंचा किसको माना गया है, तो सबसे ज्यादा सर्वोच्च माना गया है संविधान को। भारत में संविधान सर्वोच्च है, जिस प्रकार अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है उसी प्रकार भारत में भी संविधान सर्वोच्च है। इसके बाद हम बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि न्यायपालिका के ऊपर किसी प्रकार से कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं रहेगा। ये व्यवस्था भी हमने अमेरिका से ली है। इसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति, कि भारत में जिस प्रकार से राष्ट्रपति निर्वाचित होता है ऐसी ही प्रक्रिया अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति को जनता द्वारा चुना जाता है और भारत में भी राष्ट्रपति को जनता द्वारा चुना जाता है। अब ये अंतर है कि अमेरिका में प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जबकि भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में जनता उनको वोट नहीं देती, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं वो हम आयरलैंड में निर्वाचन मंडल में बात करेंगे। अभी हमने बात की निर्वाचित राष्ट्रपति, कि राष्ट्रपति मनोनीत नहीं होगा, निर्वाचित होगा, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ये बात हमने ली है अमेरिका से। इसके बाद हम बात करें महाभियोग की और महाभियोग जैसी प्रक्रिया की। तो महाभियोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 या आर्टिकल 61 में वर्णित है और 61 में ये वर्णित है महाभियोग की प्रक्रिया की किस आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। तो सबसे एक जनरल आधार यह है, कदाचित अपने पद का दुरुपयोग या भारतीय संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण हम उसको कह सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है 61 के अंदर। और महाभियोग जैसी प्रक्रिया, तो ध्यान रहे महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया है, जबकि महाभियोग जैसी प्रक्रिया जनरली भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो नियुक्त न्यायाधीश है उनको हटाने की प्रक्रिया है। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा, जबकि महाभियोग से भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। इसके बाद हम बात करें
आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है या यहाँ के संविधान से भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व जो कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने की कल्पना करते हैं, ये हमने लिया है आयरलैंड से। और इनका वर्णन हमें पता है कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में है और भाग 4 में भी इनका वर्णन है। तो भाग 4 में और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से लेकर 51 में नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। इसके बाद हम बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये हमने बात की थी अमेरिका में कि निर्वाचित राष्ट्रपति जो होगा तो कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, तो ये मंडल का निर्धारित होगा। तो इसमें एमपी प्लस एमएलए की हम बात करें तो भारत में टोटल कितने एमपी और कितने एमएलए इसमें भाग लेंगे, तो 233 तो राज्यसभा के प्लस 543 लोकसभा के, और एमएलए की बात करें तो 4120 एमएलए टोटल भारत की लगभग 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश की जिसमें भी विधानसभाएं हैं और जहां से सदस्य चुनकर आते हैं वो सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे। इसके बाद बात करें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है कि किस आधार पर राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करेगा, और वो भी 12 सदस्यों की बात की जा रही है। तो इसमें जनरली कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से जो व्यक्ति होंगे उनको राष्ट्रपति उनकी योग्यता के आधार पर और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उनको राज्यसभा में मनोनीत करेगा। इसके बाद हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो प्रस्तावना की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल की प्रस्तावना की क्या भाषा होगी, क्या आधार होगा, ये व्यवस्था हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और इसके बाद हम बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची भी हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन प्रभावी रूप से कानून की बात करें तो केंद्र सरकार का कानून रहेगा। यदि ऐसे किसी कानून में कोई विवाद हो जाए कि राज्य और केंद्र में अब प्रभावी किसका रहेगा, तो उसमें केंद्र का प्रभावी रहेगा। कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण लें अपन कि 33% वन होना वन नीति के अनुसार अनिवार्य है। अगर राजस्थान सरकार या राज्य सरकार ये बात कहे कि हम 40% वन अनिवार्य कर रहे हैं तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर वो 33% से क्राइटेरिया नीचे करते हैं तो फिर वहां पर 33% जो केंद्र सरकार का कानून है वो पूरी तरह से लागू रहेगा। इसके बाद हम बात करें जर्मनी की। जर्मनी से हमने लिए हैं आपातकालीन प्रावधान कि जब इमरजेंसी लगेगी तब मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार निरस्त किए जा सकेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हमने ली है जर्मनी से। इसके बाद हम बात करें कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 248 में दिया गया है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को प्राप्त होगी। संविधान निर्माताओं ने जिस समय संविधान बनाया उस समय ऐसी शक्तियां नहीं थी, लेकिन उन्हें आभास था कि भविष्य में इस प्रकार की कोई समस्याएं हो सकती है, तो उनका भी प्रावधान उन्होंने किया। तो अवशिष्ट शक्तियों का सबसे बेटर उदाहरण आज के समय में हम साइबर क्राइम को देख सकते हैं। इंटरनेट को लेकर जो भी घटनाएं हो रही है वो शक्तियां प्राप्त है केंद्र सरकार को, इन पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार। जबकि हम बात करें राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वो अनुच्छेद 246 या आर्टिकल 246 में वर्णित है। इसके बाद हम बात करें दक्षिणी अफ्रीका की। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने ली है दक्षिणी अफ्रीका से। दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 368 जो कि भाग 20 के अंदर वर्णित है, इसके तहत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में मूल ढांचे को या बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर सभी में संशोधन कर सकती है। इसके बाद बात करें रूस की। रूस से हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रस्तावना को डिटेल में लिया था, तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो न्याय शब्द है वो हमने रूस से लिया है। इसके बाद हम बात करें जापान की, तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है जो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार होगा, किस आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा या कोर्ट में किसी व्यवस्था को हम चैलेंज करेंगे तो उसका क्या आधार होगा, ये हमने लिया है जापान से। इसके बाद हम बात करें फ्रांस की। फ्रांस से लिया है हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था, या जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो उसे हम गणतंत्र व्यवस्था कहेंगे। और हमें पता है कि भारत 26 जनवरी
1950 को गणतंत्र देश बना, अर्थात उस दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको ये फॉर्मेट पूरी तरह से तैयार चाहिए या आने वाले टाइम में मेरे हैंड रिटन जो भी नोट्स वगैरह हैं वो आपको चाहिए, तो फेसबुक पर मेरा पेज है RBSc GK विद आयुष सर, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।